अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ी थी, एंजाइम्स क्या हैं ये पढ़ा था। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एंजाइम्स के ऊपर, बायोलॉजिकल चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, या डिक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं एक्टिविटी को। तो आज हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है टेम्परेचर। ये वो एक फैक्टर है टेम्परेचर जो कि इफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ठीक है, एंजाइम्स रिएक्ट्स बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है जो उसका बेस्ट टेम्परेचर होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैमल्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैमल्स हैं, ये क्लास है। ठीक है, मैमल्स का क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके ऊपर या नीचे अगर होगा टेम्परेचर तो मैमल्स का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है अगर मैमल्स का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा, डिक्रीज़ होगा या ऊपर होगा, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है किसकी? मैमल्स की, वो नहीं होगी। या तो ये मैमल्स डीनेचर हो जाएंगे, इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो या तो डीनेचर हो जाएंगे, इनकी एंजाइमेटिक एनर्जी मतलब फ्रीज हो जाएगी, ये सारे फ्रीज हो जाएंगे मैमल्स, या ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर नीचे ऊपर हुई तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। एंजाइम रिएक्ट्स बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ बोल रहे हैं जो एंजाइम्स हैं ये रिएक्ट करते हैं बेस्ट, अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं एट देयर, उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब उनका जो बेस्ट टेम्परेचर होता है उनके ऊपर ये रिएक्ट करते हैं अच्छी तरह से। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैमल्स हैं, मैमल्स का क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रेप्टाइल्स का क्या है? ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स का क्या है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनका क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर। बर्ड्स का क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इनके नीचे हुआ टेम्परेचर, इनके ऊपर या नीचे इनका जो टेम्परेचर है तीनों का, अगर इसका 29 हुआ, 32 हुआ बर्ड्स का, तो ये डीनेचर हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर ये रेप्टाइल्स हैं, अगर इनका 29 हुआ या 30 हुआ या 27 हुआ तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डीनेचर हो जाएंगे। वो आप आगे पढ़ेंगे, या डीनेचर होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे, वो आज आगे हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये 37 डिग्री है सेंटीग्रेड है, ये 0 सेंटीडिग्री है, ये 40 सेंटीडिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो है ये क्या हैं? अब इनका हम टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर क्या है? ये 0 है, ये 0 मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 10 होती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये 10 एक्टिविटी है, मतलब ये मैक्सिमम जो है इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है 10 पे, मिडिल 5 पे यहाँ पे 0 हो जाती है एक्टिविटी एंजाइम्स की। ये 0 सेंटीडिग्री है, यहाँ पे जो वो एनिमल्स आएंगे वो एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, मतलब जो वो सब्सटेंसेस आएंगे जो वो जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 0 होगा, तो यहाँ पे वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। तो 37 पे क्या था हमारा? मैमल्स। तो हमने मैमल्स की जो बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी है तो 10 पर होगी, तो हमने एम लिख दिया ऊपर, यहाँ पे टिक मार दिया। ठीक है, टेम्परेचर है। अब इनका देखते हैं, अगर इनका टेम्परेचर 37 से डिक्रीज़ हुआ तो फिर भी 0 हो जाएगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देख सकते हैं आप, ये आ रहा है। ठीक है, अगर इनकी 37 से ऊपर हुई फिर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, देखें फिर भी 0 हो जाएगी इनकी एक्टिविटी। अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल हम किसकी देखते हैं अभी? 31 की। ठीक है, किसकी देखते हैं अभी? 31 की। क्या है? बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स की क्या है? 31 है।
तो 37 से थोड़ा नीचे होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है अगर 31 से डिक्रीज़ होगी तो फिर भी ये ज़ीरो एक्टिविटी हो जाएगी, इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर 31 से ऊपर होगा फिर भी ज़ीरो हो जाएगी। अभी आते हैं हम रेप्टाइल्स पे। रेप्टाइल्स का क्या है, 28 सेंटीडिग्री है, ठीक है। ऊपर मैंने आर लिख दिया है, बी लिख दिया है, एम लिख दिया, आप ताकि समझ सकें। रेप्टाइल्स का क्या है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 से नीचे, ठीक है। अगर इसका 28 से कम होगा तो फिर भी डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर इसका 28 से ज़्यादा होगा फिर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका टेम्परेचर है समझाना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये लिखा है यहाँ पे, एंजाइम्स रिएक्ट बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं अच्छी तरह उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे या फ्रीज हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। When temperature is optimum of any organism like of mammals is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक जैसे कि मैमल्स का 37 डिग्री है ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन एंजाइम रिएक्ट बेस्ट। अगर इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर यही होगा तो इनकी जो एक्टिविटी होगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे 10 पे जाएगी और अच्छी तरह से एक्टिविटी होगी इनकी एंजाइम्स की। बट व्हेन टेम्परेचर बियॉन्ड और लो फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर देन एंजाइम्स कांट रिएक्ट बेस्ट। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि मैमल्स हैं इनका 37 डिग्री है, अगर इनका टेम्परेचर बियॉन्ड होता है मतलब यहाँ तो बड़ा ज़्यादा होता है या लो होता है या कम होता है टेम्परेचर 37 से, तो ये इनकी एक्टिविटी नहीं होगी, ये रिएक्ट अच्छी तरह से नहीं करेंगे। कांट रिएक्ट्स बेस्ट, अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं सब इस टॉपिक के रिलेटेड। व्हेन टेम्परेचर इज बियॉन्ड देन एंजाइम्स आर डिस्ट्रक्टेड। अब पीछे वाली बात पे आ जाते हैं हम फिर से कि जैसे कि मैमल्स का 37 डिग्री था, अगर बियॉन्ड मतलब होता है ज़्यादा, बियॉन्ड होता है टेम्परेचर मैमल्स का, तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। बट व्हेन टेम्परेचर इज लो देन ऑप्टिमम देन एंजाइम्स आर फ्रीज। बोल रहे हैं अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम होगा, बी लो होगा अगर, बट व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, कम होगा, देन बी ऑप्टिमम, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर, देन एंजाइम्स आर फ्रीज्ड। क्या है यहाँ पे कि जो मैमल्स हैं अगर इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ये फ्रीज हो जाएंगे, अगर बियॉन्ड होगा ज़्यादा होगा तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इज दैट व्हेन एंजाइम इज फ्रीज्ड देन टेम्परेचर कुड बी करेक्टेड टू इट्स ऑप्टिमम, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि की पॉइंट ये है जब कि एंजाइम फ्रीज हो जाता है, मतलब उसकी एंजाइम एक्टिविटी या वो ऑर्गेनिज्म या उसके एंजाइम्स फ्रीज हो जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है ऑप्टिमम से, तो वो फ्रीज हो जाते हैं, तो वो करेक्ट हो सकते हैं। टेम्परेचर कुड बी करेक्टेड, उसका टेम्परेचर करेक्ट हो सकता है इंक्रीज़ करके टू इट्स ऑप्टिमम, उसके बेस्ट टेम्परेचर पर। देन एंजाइम कुड परफॉर्म अगेन, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं अगर उसका ये एंजाइम्स जो हैं इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ये फ्रीज हो जाएंगे, पर उसके बाद टेम्परेचर उसका करेक्ट हो सकता है, करेक्टेड टू इट्स ऑप्टिमम, उसके बेस्ट टेम्परेचर पर। देन एंजाइम कुड परफॉर्म अगेन, तो एंजाइम फिर से परफॉर्म कर सकते हैं। बट व्हेन इट इज़ डिस्ट्रक्टेड, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जब एंजाइम्स का टेम्परेचर बियॉन्ड होता है, ज़्यादा होता है, तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बट व्हेन इट इज़ डिस्ट्रक्टेड देन एंजाइम विल नॉट बी रिकवर्ड। तो जब बोल रहे हैं जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये एंजाइम रिकवर्ड नहीं होगा, ये अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक्टिविटी, ठीक है। डिस्ट्रक्टेड का मतलब है डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है
इंजामेटिक एक्टिविटी को। पीएच, अब पीएच क्या है? pH इज़ द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ एन एंजाइम। ये है होती है एसिडिटी और बेसिडिटी, ये pH की डेफिनेशन भी हो सकती है। pH, एंजाइम विल रिएक्ट बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम pH। ऑप्टिमम क्या मैंने बताया था, मतलब कि जो है ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट टेम्परेचर, मैंने बताया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच है, तो ऑप्टिमम पीएच क्या होगी? बेस्ट पीएच जहाँ पे वो रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेप्सिन है, ये जो है एंजाइम है, एसिडिक एंजाइम है, मीडियम है ये वो। अब यहाँ पे मैं आपको दो मीडियम्स पढ़ाऊँगा, एसिडिक और बेसिक जो होता है मीडियम। अब यहाँ पे ट्रिप्सिन जो है वो कौन सा एंजाइम है? बेसिक एंजाइम मीडियम है। चलें हम आगे पढ़ते हैं। एसिडिक मीडियम विल वर्क बेस्ट इन एन एसिडिक मीडियम। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पेप्सिन जो था ये एसिडिक एंजाइम था। अब ये है हमारा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एसिडिक मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम कौन सा है? ये हमारी पीएच है 7 से नीचे जो होगी पीएच वो होगा एसिडिक मीडियम, ठीक है, और 7 से ऊपर जो होगा वो हमारा बेसिक मीडियम होगा। तो यहाँ पे ये एंजाइम है, ठीक है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज़म है, ये एसिडिक मीडियम में है। अगर ये एंजाइम जो है, ठीक है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में है, अगर ये एंजाइम बेसिक मीडियम में गया वर्क करने के लिए तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये बेसिक मीडियम एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम में गया तो ये काम नहीं करेगा। ये बात आपको समझाई जाएगी पीछे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एसिडिक मीडियम एंजाइम विल वर्क बेस्ट इन एसिडिक मीडियम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिडिक मीडियम एंजाइम जो हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर सकते हैं। बेसिक मीडियम एंजाइम विल नॉट वर्क बेस्ट इन एन एसिडिक मीडियम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पीछे कि बेसिक मीडियम एंजाइम जो हैं वो वर्क अच्छी तरह से नहीं करेंगे एसिडिक मीडियम में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि ये एसिडिक मीडियम एंजाइम है और ये बेसिक मीडियम एंजाइम है। अगर ये बेसिक मीडियम में आता है तो ये वर्क नहीं करेगा, विल नॉट वर्क, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एसिडिक मीडियम एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा, अपना परफॉर्म वर्क नहीं करेगा, फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। बेसिक मीडियम एंजाइम जो है वो एसिडिक में नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये है, बट बोथ विल परफॉर्म ऑल्सो इन न्यूट्रल मीडियम मीन्स, ठीक है फ्रेंड्स, बट बोथ विल परफॉर्म ऑल्सो इन न्यूट्रल मीडियम मीन्स वेयर वाटर इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था कि एसिडिक बेसिक मीडियम में नहीं एंजाइम वर्क करेगा परफॉर्म, बेसिक एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, लेकिन बट बोथ विल परफॉर्म ऑल्सो, ये दोनों परफॉर्म करेंगे न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम मतलब 7 pH पर, 7 pH ये न्यूट्रल मीडियम है। वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर की एक खूबी होती है कि ये दोनों के साथ दो एसिडिक और बेसिक भी रिएक्ट करता है। एक्वेटिक मीडियम एंड इज ऑल्सो न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। एक्वेटिक मीडियम एंड पीएच, यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है, ये pH 7 इज ऑल्सो न्यूट्रल मीडियम। ये जो pH 7 है ये न्यूट्रल मीडियम होता है, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, ये एक्वेटिक मीडियम भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या, अब हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये फोर्थ जो है हमारा, जो ये फोर्थ है, क्या फोर्थ है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उम्मीद है आपको पीएच समझ आ गई होगी, टेम्परेचर समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थर्ड है, फोर्थ नहीं है, सॉरी। अभी हम पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट। क्या, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट मतलब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ग्रेटर विल बी द एंजाइमेटिक रिएक्शन। ग्रेटर द कंसंट्रेशन बोलते हैं अमाउंट को, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर का अमाउंट होगा ज़्यादा सबस्ट्रेट का, ग्रेटर विल बी द एंजाइमेटिक रिएक्शन और एक्टिविटी, इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे 10 एंजाइम से 10 सबस्ट्रेट है, ठीक है,
तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 10 प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकला, एंजाइमेटिक सबस्ट्रेट की क्या निकली, यहाँ पे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा निकली, किसकी, सबस्ट्रेट की और एंजाइम की, तो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा आया। 5 एंजाइम्स और 10 जो हमारे सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट जो निकलेगा यहाँ पे 5 प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कम था कंसंट्रेशन किसकी, एंजाइम्स की। मतलब दोनों की अगर ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट की, तो ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 10 जैसे एंजाइम्स हैं यहाँ पे और 5 सबस्ट्रेट है, तो 5 प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रेटर होना चाहिए, इसीलिए ग्रेटर विल बी द एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ पे आपने देखा कि एंजाइम ज़्यादा हैं, यहाँ पे एंजाइम ज़्यादा हैं, लेकिन सबस्ट्रेट यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, तो किसकी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा था, पहला वाला। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है आपको। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर ज़्यादा होगा अमाउंट किसका, सबस्ट्रेट का, तो ज़्यादा हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा या एक्टिविटी होगी। ये जो फोर्थ है हमारा फैक्टर, रेडिएशन है। इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर। अब ये भी एक फैक्टर है जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको, एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर को। अगर ये इफेक्ट करेगा, मतलब ये लागू होगा, ये मतलब एंजाइम्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, तो ये डिस्ट्रॉय करेगा और कुछ नहीं काम करता ये, एक्सरेज से, अल्ट्रावायलेंट रेज से। अब जो पांचवा हमारा एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एक्टिवेटर्स। सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस दैट एक्टिवेट्स एन एंजाइम्स। सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स हैं, वो अपने एंजाइम्स को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं एक्टिवेट होने के लिए। सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस दैट एक्टिवेट्स एन एंजाइम्स। कुछ इनऑर्गेनिक आयंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दैट एक्टिवेट्स एन एंजाइम्स। कुछ जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कुछ आयंस हैं, दैट एक्टिवेट्स एन एंजाइम्स। कुछ हमारा ज़्यादा नहीं, सारे नहीं, कुछ जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो एक्टिवेट्स करते हैं एंजाइम को। ठीक है, जो हमारा छठा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, वो है इनहिबिटर। परफॉर्म द इनहिबिशन फैक्टर। अब इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप करना। इट स्टॉप्स एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, ये स्टॉप करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये आपके वो एमसीक्यूज में आता है, इसकी शॉर्ट में आती है डेफिनेशन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है आपका, ठीक है, ये एंजाइम है, और ये जो है आपका, ये है इनहिबिटर और ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, जब ये इनहिबिटर एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे लगेगा ना, तो वो कौन सा होगा इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये स्टॉप करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ठीक है, एक्टिव साइट बाइंडिंग, ये जो है एक्टिव साइट पे लगता है। एक्चुअल सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम। अब ये जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है, अगर ये लग गया इनहिबिटर, तो ये इसके ऊपर अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, तो ये जगह भी खाली नहीं होगी, ये कहाँ से आएगा। ठीक है, नो एक्टिवेशन अकर्स। अब ये एंजाइम्स कोई काम नहीं करेगा, हेंस नो रिएक्शन, कोई काम नहीं करेगा, कोई उसका प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई उसका रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्टेंट नहीं होगे, कोई इसका सबस्ट्रेट नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये दूसरी टाइप पे इनहिबिटर की। इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कौन सी होती है, जहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है लागू होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट लागू होता है, यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, एंजाइम से अपना काम करेगा। लेकिन जब ये इनहिबिटर एक एलोस्टेरिक साइट पे होगा, तो ये फिर से अपनी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसमें शेप में तब्दीली आ जाएगी, ये काम नहीं करेगा, ये भी स्टॉप कर देगा।
सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, ये जो है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, लेकिन अगर जब ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे एक्टिव होगा, अटैच होगा, तो ये अपनी एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। हमारे जो थे कितने फैक्टर्स थे, 6 फैक्टर्स। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें जो आप टॉपिक समझना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के रिलेवेंट क्लास 11 से, ठीक है, सिंध बोर्ड से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।